everyone, welcome to today's podcast. I am your host Namrita Khatri. So today we are going to discuss on the very emerging topic, the rise of e-commerce industry in India. From rise of online shopping to payment, digital payment, e-commerce have fastest grown India's convenience in online shopping. So today we are having our special guest Akshat Jain with us. Thank you, Namrita, for inviting me to your platform. Really excited to be part of this topic. That's wonderful, Akshat. Let's just start this topic and understand how e-commerce industry is changing consumer behavior and preferences of online shopping. So first, let us begin with the question. Can you explain what e-commerce industry basically means in today's world? So, ई-कॉमर्स बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है. ई-कॉमर्स एक ऑनलाइन शॉपिंग की तरह प्लेटफॉर्म मान सकते हैं, अपन एक ऑनलाइन दुकान मान सकते हैं. ऑनलाइन दुकान में अपन कैसे भी कुछ भी सामान बेच सकते हैं, ठीक है. बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में तो इतनी चीज़ें हैं बेचने के लिए कि क्या कि देखो, तो हर चीज़ आपको एक ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल रहेगी. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे हो गए अभी मोस्ट पॉपुलर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है ई-कॉमर्स के. तो बेसिकली ई-कॉमर्स यही है. ई-कॉमर्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और ऑडियंस बेस बनाने में प्राइमरी फोकस रहता है जो होस्ट कर रहा है प्लेटफॉर्म को उसको. तो बेसिकली दैट्स ऑल व्हाट ई-कॉमर्स इज. तो बेसिकली आपके पॉइंट से समराइज कर सकते हैं कि ई-कॉमर्स इज वन ऑफ द बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं और डेली हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. बेसिक मीनिंग ई-कॉमर्स का ये है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ई-कॉमर्स डेली हमारे कुछ ना कुछ काम आती है. चार दोस्त साथ में बैठेंगे, वो बोलते हैं यार आज एक शर्ट ले लेते हैं, आज एक टी शर्ट ले ली, 150 में 4 आ रही है, उठा ली. तो Absolutely ई-कॉमर्स right. काफ़ी फ़ायदा करता है इस चीज़ में और मेरे मानने में तो यही है ई-कॉमर्स. So next question arises that growth of e-commerce industry in India. जैसे कि हम पहले देख सकते थे कि हम स्कूल लाइफ में थे तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का ट्रेंड धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था. बट अब जैसे हम कॉलेज लाइफ में आए कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री सब डेली हमारे सामने यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ग्रोथ ट्रेंड है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री? देखो, जब मैं भी अपनी स्कूलिंग में था ना, तो मैंने कभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन देखा भी नहीं था, ठीक है. 11th-12th में आया तो पता चला कि हाँ ऑनलाइन भी खरीदारी हो सकती है. तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इंडिया में. और अभी फ़िलहाल तो इतनी बूम हो चुकी है मार्केट में कि मतलब हर दूसरा आदमी कुछ ना कुछ खुद का या तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल रहा है, कुछ होस्ट कर रहा है वहाँ पे. तो काफ़ी चीज़ें डाल रहा है वो वेबसाइट्स पे. और नए प्लेटफॉर्म भी इतने सारे आ चुके हैं कि मतलब आजकल तो लोग खुद के स्टार्टअप भी खोल रहे हैं. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी एज अ स्टार्टअप देख रहे हैं लोग. तो काफ़ी प्रोडक्ट्स उसमें लॉन्च हो रहे हैं. तो अब इंडिया में तो वी नो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 180 करोड़ के ऊपर है, ठीक है. तो इतने बड़े मार्केट को ऑफ कोर्स आप ला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इतने बड़े मार्केट के साथ. तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस दोनों ने साथ में मिला के ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बूम किया. हाँ मतलब क्या ये पॉइंट कह सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि सामान बेचना है लेकिन एक अच्छे दाम पे, तो आपको ग्राहक को मनाना आना चाहिए. और आई थिंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस चीज़ में बहुत एक्सेल करता है कि ग्राहक को कैसे मनाया जाता है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इतने तरह के डिस्काउंट आते हैं, बाय 2 गेट 5 फ्री, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है. और खुशी खुशी ले लोग सोचते हैं कि हाँ अरे यार क्या बुरा है इसमें, ले लो, पैसे तो नहीं. बेसिकली मतलब है कि कंज्यूमर को टैकल करना आता है ई-कॉमर्स हाँ, बिजनेस में. कंज्यूमर को टैकल मतलब बिल्कुल ऐसे जकड़ लेते हैं कि कहाँ जाओगे, दूसरा ऑफर कहाँ मिलेगा, तो आ जाओ. कंज्यूमर के बिहेवियर को ई-कॉमर्स इंडस्ट्री अच्छे से समझ जाती है. इस वजह से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री आज बहुत ज़्यादा बूम पे चल रही है. हाँ, कुछ ज़्यादा ही बूम हो चुका है. सो बेसिकली हम इस पॉइंट से समराइज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस और कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री अभी बूम पे जाती है. Industry also include financial services and financial apps. So what is your takeover to this topic? फाइनेंशियल एप्स, पेटीएम. देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ना, तो इंडिया में पेटीएम लॉन्च हुआ था 2015 के आस अराउंड, है ना, आइडिया नहीं है मेरे को, पर अराउंड इसी टाइम लॉन्च हुआ था. तो उस टाइम है ना एक जियो की सिम भी आई थी, ठीक है. तो वो पेटीएम ने जियो से कुछ तालमेल बिठाया और पेमेंट का ऑप्शन दिखाया वहाँ पे. अब हम सबको लगा कि यहाँ फ़ायदे में हो रहा है, तो ऐसा कुछ पेटीएम उस टाइम पे लॉन्च हुआ था. और अब धीरे धीरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं, उनके साथ साथ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए. फ़ोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, ठीक है. काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए फाइनेंशियल सर्विसेज के भी. तो अब क्या है, यूथ पूरी तरीके से रिलाय हो चुका है फाइनेंशियल, ऑनलाइन फाइनेंशियल सेक्टर में. तो अब कुछ भी पेमेंट करना होता है कैश में, बहुत कम डील्स होती है आजकल. कैश में वही डील करता है जो कैश में कमाता है. मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि अगर आप अपने बच्चों को भी पैसे दोगे तो आप उनको कैश
मोस्टली वही पेरेंट्स देते हैं जो कैश में डील कर रहे हैं, नहीं तो बाकी वो ऑनलाइन ही शेयर करते हैं ज़्यादातर जो पैसे होते हैं। डे टू डे आप देख सकते हो हाँ भी बहुत हाई अमाउंट है कि कैश में कम हो और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो। बेसिकली हम भी देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट मेनली कैश में डील कम करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी कैश के ऊपर कम हो गई है। जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जी पे हो गया, वो लोग ये सब ऐप्स यूज़ करते हैं, तो कैश की डिपेंडेंसी बस ई कॉमर्स से कम हुई है, यही टेक ओवर है। हाँ नहीं, मेरा सिर्फ यही टेक ओवर नहीं है, पर डिपेंडेंसी कम तो हुई है, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं पेमेंट के, तो इनसे क्या है ई कॉमर्स को काफ़ी बूस्ट मिला है। क्योंकि मोस्ट ऑफ पहले क्या होता था, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ दो बातें तो चलती हैं ना अपने दिमाग में कि यार पैसे हम देंगे इसको आके, सामान कैसा होगा कैसा देखेंगे। अब क्या करना रहता है, एक UPI ID एंटर करिए आपने, आपका पिन ऐड किया आपने, 2 सेकंड के अंदर पेमेंट कर दिया, तो फर्क पता नहीं पड़ता ना, पैसा यूं गायब हो जाता है। तो आप देख लोगे कि हाँ कैसा प्रोडक्ट आएगा काम में, और सस्ता होगा तो ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो ऐसे करके क्या है, काफ़ी बूम मिल गया इस चीज़ से मार्केट को। सो मेनी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्चुअली रिसीव होता है वो बहुत डिफर होता है उनके प्रोडक्ट इमेजेस से। सो ई कॉमर्स कंपनी बहुत ओवर प्रॉमिसिंग नहीं है आपके हिसाब से? अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है। तो मतलब कितनी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आप मंगा रहे हो, या उसका जो जो बेच रहा है उस प्रोडक्ट को वो कितना ट्रस्टेड है। तो ओवर प्रॉमिसिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो लोग कभी गारंटी नहीं देते कि क्या रिसीव्ड होगा। मेरे को नहीं पता कि उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बट वो देते तो नहीं है, इतना तो मैंने देखा है। और फेक प्रोडक्ट अभी तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं है ऐसा, पर आते हैं बहुत लोगों के, मैंने वीडियोस देखे ऑफकोर्स। तो हाँ वो भी एक चीज़ है। बट हाँ रिसेंटली अभी मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, तो मेरे को क्या है, एक ही रिसीव हुआ वो प्रोडक्ट, तो कह सकता है ओवर प्रॉमिसिंग तो मैं नहीं बोलूँगा जैसा आप कह रहे हो, पर मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभार हो जाते हैं मिसकैलकुलेशन। बेसिकली बायर को पूरी उसके रिव्यूज डिस्क्रिप्शन एक्चुअली चेक करके फ्री ऑर्डर करना चाहिए, हाँ। उसको पूरा ट्रस्ट हो जाएगी वो प्रोडक्ट उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। देखो डिस्क्रिप्शन तो चेक करना मस्ट है, लाइक मैं तो हर बार अगर मैं कुछ मंगाता हूँ तो हर बार मैं कुछ तो चेक करता ही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अच्छे से रिव्यूज देख लो, कितनी रेटिंग जा रही है, उस हिसाब से मंगाओ प्रोडक्ट, और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से मंगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और प्रोडक्ट की कीमत क्या है, अगर आप 80,000 का लैपटॉप मंगा रहे हो तो मेरी माना तो देख के मंगाओ प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो एब्सोल्युटली ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन शॉपिंग में। हाँ बहुत ज़्यादा। सो डिजिटल मार्केटिंग कितना सक्सेसफुल है ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूम प्रोवाइड करने में? डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग वगैरह है ना, आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग का तो बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इस देश में क्या है, लोगों को अपने आइडल्स बनाने का काफ़ी शौक है। तो वो लोग अच्छा लगता है उनको जो चीज़ जो कोई यूज़ कर रहा है, तो वो लोग उसके बेसिस पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ह्यूमन ट्रस्ट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही है। तो अगर वो देख रहे हैं किसी बंदे को काम में लेता हुआ कोई प्रोडक्ट, तो ऑफकोर्स उनको लगेगा कि हाँ यार ये काम में ले रहा है, तो एक बार हम भी मंगा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ तो हमेशा रहती है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो ऑफकोर्स, आप इन्फ्लुएंसर्स आप देख लो, हर आपको कोई रील दिख जाएगी इंस्टाग्राम पे जो भी किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, किसी का कोई मार्केटिंग कर रहा होगा किसी प्रोडक्ट की। अभी रिसेंटली तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के भी आने लग गए, लाइक कूलर की भी इतनी क्रिएटिव रील्स आती है। कूलर बेचना है किसी को, उसके लिए भी इतना क्रिएटिव ऐड बना के देंगे वो। तो प्रेजेंस क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड में, एक प्रेजेंस क्रिएट करते हैं डिजिटल मार्केटर कि वो कस्टमर को बाय करे ही करे। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि मतलब काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग तो काफ़ी राइज करवाया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और आई थिंक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि दोनों साइड फ़ायदा हो रहा है ना, इन्फ्लुएंसर्स का भी फ़ायदा हो रहा है और प्रोडक्ट आपका जा ही रहा है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी ग्रो कर रही हैं और ई कॉमर्स एजेंसी भी इसके साथ साथ ग्रो हो रही है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, अ रैपिड फायर राउंड। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग? ऑफलाइन। फेवरेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? फ्लिपकार्ट है मुझसे। एंड बेस्ट ऐप फॉर क्लोथिंग प्लेटफॉर्म? आई यूज बेवकूफ अ लॉट। कैश ऑन डिलीवरी एंड ऑनलाइन? आई वुड से COD, unless there are any offers. Which you check the most, price or quality? Price. So this is the wrap up of our rapid fire round. Thank you so much Akshat for joining us today and sharing such a valuable insights about rise of e-commerce industry in India. It was really exciting though. Thank you for making me a part of it. Thank you to all the listeners to listening the podcast. We hope that you enjoy this discussion about rise of e-commerce industry in India. You have gained some insights.
So stay connected to see such interesting podcasts.